हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज कॉमर्स बेसिक नॉलेज की सीरीज़ 15 के साथ कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण सीरीज़ नहीं भेजी गई थी। आज 15 सीरीज़ का प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ, यह आशा के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज। कंपनी के ऋणपत्रधारी होते हैं कस्टमर, एम्प्लॉयर, क्रेडिटर्स, प्रोप्राइटर्स। सभी को अपना क्वेश्चन चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रेडिटर्स। डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स कहे जाते हैं। कंपनी के लिए लेनदार होते हैं जो कंपनी की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज। एक कंपनी के अंशधारी होते हैं कस्टमर, एम्प्लॉयर, क्रेडिटर्स, प्रोप्राइटर्स। ग्राहक होते हैं, नियोक्ता होते हैं, लेनदार होते हैं तथा स्वामी होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोप्राइटर्स। स्वामी होते हैं। अंशधारी कंपनी के स्वामी कहे जाते हैं जबकि ऋणपत्रधारी कंपनी के लेनदार कहे जाते हैं। अंशधारियों से आवश्यक पूंजी की प्राप्ति होती है जबकि ऋणपत्रधारियों से अतिरिक्त पूंजी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर इज कॉल्ड। ऋणपत्र कहे जाते हैं, कहलाते हैं करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्व, बोथ, नन ऑफ दीज। सभी को हर क्वेश्चन पर अपना कमेंट करना है तथा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनका निपटारा, जिनका पेमेंट एक निर्धारित वित्तीय वर्ष में कर दिया जाता है, जबकि नॉन करंट लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो अगले वर्षों तक भी जिनका भुगतान किया जाता है। इसलिए ऋणपत्र नॉन करंट लायबिलिटीज़ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन इज़ 35, मीडियन इज़ 25, द मोड विल बी 35, 25, 5, 60। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम वीडियो को पॉज करके सोल्व करने के बाद भी अपना कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक सीरीज़ में अधिकांश उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। अब ये 5 वैल्यू कैसे आई है वो हमें समझना है। मोड, जिसे हम जेड से इंडिकेट करते हैं, जेड इजकल टू 3m 3 इंटू मीडियन माइनस 2x बार। हमारा एक फॉर्मूला होता है जेड इजकल टू बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा सामांतर माध्य। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। वैल्यू हमें दी हुई हैं जेड इजकल टू
3 इंटू 25, क्योंकि मीडियन वैल्यू 25 है, माइनस 2 इंटू 35 और मीन वैल्यू हमारी 35 है। पहली मल्टीपल वैल्यू हमारी 75 माइनस दूसरी वैल्यू 70 और डिफरेंस वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सीरीज 1 to 10 द रेंज विल बी। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का परास होगा। रेंज मीन्स होता है परास। लिमिटेशन सीमाओं को निर्धारित करता है परास। यह एक सांख्यिकी शब्द है परास, जिसे हम रेंज के नाम से भी जानते हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का परास होगा। 1, 10, 9, 55। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉमर्स शब्द केवल अकाउंटेंसी से रिलेटेड नहीं होता। कॉमर्स में अकाउंट्स, बीओ, बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथ, इन सभी को, बिजनेस मैथ, इकोनॉमिक्स, इन सभी को शामिल किया जाता है। इसलिए हमारा हर पॉइंट पर फोकस होना चाहिए। और सीरीज़ में भी यह ध्यान रखा जाता है कि अधिकांश क्वेश्चन इसी तरीके से हों कि सभी सब्जेक्टों को उसमें शामिल किया जाए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9। अब ये 9 कैसे आया है इसे हमें समझना है। हमारा फॉर्मूला है रेंज इजकल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आपने कहा था 1 से लेकर 10 तक की संख्या, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 10 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 1 है। यदि हम 10 में से 1 को लेस कर दें तो हमारे पास परास या रेंज वैल्यू आ जाएगी जो हमारी 9 होगी। इन फॉर्मूलों को हमें ध्यान भी रखना है जो कहीं ना कहीं आगे हमें हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। विनियोग कहे जाते हैं करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, बोथ, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का यही आंसर है ऑप्शन सी बोथ करंट एसेट्स एज वेल एज नॉन करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट विनियोग हमारी संपत्ति है, वह चालू संपत्ति में भी शामिल किया जाता है और गैर चालू संपत्तियों में भी इसे शामिल किया जाता है। यदि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सभी अमाउंटों की अपेक्षा छोटी अमाउंट होती है तो हम उसे करंट एसेट्स में शामिल करते हैं। यदि अमाउंट उसकी बड़ी होती है तो बड़ी होने पर हम उसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में एसेट्स में शामिल करते हैं। इस प्रकार इन्वेस्टमेंट को हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों ही दशाओं में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल इज़ 80,000, करंट एसेट्स इज़ 55,000, देन करंट लायबिलिटीज़ विल बी। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे हमें थोड़ा सा देखना है। ये जो करंट एसेट्स लिखा हुआ है इसे हमें करंट लायबिलिटीज़ लिखना है। करंट लायबिलिटीज़ इज़ 55,000 और ये जो करंट लायबिलिटीज़ लिखा हुआ है इसे लिखना है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमें निकालनी है। करंट एसेट्स कितनी हैं वो हमें निकालनी है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 80,000, 35,000, 55,000, 1,35,000। इस एसेट्स की जगह आपको लायबिलिटीज़ मानना है और लायबिलिटीज़ की जगह आपको
एसेट्स मानना है, हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1,35,000। अब 1,35,000 की वैल्यू कैसे आई है वो हमें समझना है। हमारा एक फॉर्मूला है WC, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल वैल्यू हमें दी हुई है, करंट एसेट्स हमें निकालनी है, करंट लायबिलिटीज़ भी दी हुई है। तो यदि हम करंट लायबिलिटीज़ को WC की तरफ लेके चलें तो हमें CA निकालनी है, और CA इक्वल टू WC प्लस CL। हम वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज़ को जोड़ दें तब हमारी वैल्यू आ जाती है 80,000 प्लस 55,000, 1,35,000 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन, ब्याज दिया जाता है प्रीफरेंस शेयर पर, इक्विटी शेयर पर, डिवेंचर पर, सभी पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डिवेंचर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीफरेंस शेयर पर हमें डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर पर भी हमें डिविडेंड मिलता है, परंतु डिवेंचर पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज रिटर्न इन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज रिटर्न इन, ऋण पत्रों पर ब्याज को लिखा जाता है डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को शामिल करते हैं, क्योंकि हम यदि कंपनी के पर्पस से देखते हैं तो कंपनी के लिए डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सीरीज बनाने वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, 9 2 बार लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपको शायद एक क्वेश्चन आज बोनस में मिला हुआ है 10 के साथ एक और फ्री 11, तो कहीं ना कहीं हमारे पार्टिसिपेट और थोड़ा सा बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न, विनियोग पर ब्याज लिखा जाता है डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यह हमारी इनकम होती है, और इनकम को हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ये बोनस वाला क्वेश्चन है वो जस्ट इसके नीचे है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ सीरीज बनाते समय भी कन्फ्यूज़न हुआ, 2 बार 9 लिखा गया, फिर क्वेश्चन 10 आया, तो एक क्वेश्चन आपको बोनस में है आज 10 के साथ एक और फ्री 11। इस क्वेश्चन को भी हमें देखना है। ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 17,000, सेल्स 1,30,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70,000, अमाउंट ऑफ परचेज विल बी। प्रारंभिक रहतिया हमें दिया हुआ है, अंतिम रहतिये की वैल्यू दी हुई है, विक्रय की राशि दी हुई है,
और बिके हुए माल की लागत भी हमें दी हुई है 70,000। हमें बताना है परचेज़ वैल्यू कितनी होगी, 60,000, 72,000, 1,32,000 या फिर 68,000। न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के लिए हम वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर उसे सोल्व करने के बाद अपना कमेंट दें। प्रॉपर टाइम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमें गेन करने हैं, अपने स्कोर को सेंड करना है, डेली स्कोर को सेंड करना है, हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है, अपनी प्रेजेंटेशन बतानी है कि हमने सभी में पार्टिसिपेट किया है, हर सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया है। लगभग 15 सीरीज़ आपके सामने हैं और यही क्रम लगातार चलता रहेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 72,000। अब ये 72,000 रुपये की वैल्यू कैसे आई है वो हमें समझना है। हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती थी। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 17,000 और अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की 70,000 वैल्यू हमें मिली हुई है। आप भी जानते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद हम सेल्स वैल्यू को यूज़ नहीं करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ सेल्स है इसे हमें शामिल नहीं करना है। 15,000, 17,000 और 70,000, इनसे हमें अपनी वैल्यू निकालनी है। यदि हम अपनी वैल्यू को इसमें पुट करें तो ओपनिंग स्टॉक की जगह हम क्या लिखेंगे, 15,000 प्लस परचेज़ वैल्यू हमारे पास है नहीं, माइनस 17,000। 17,000 रुपये की वैल्यू हमारी क्लोजिंग स्टॉक की है। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आती है यहाँ पर वो माइनस के 2,000 आती है और बराबर में 70,000 वैल्यू बनती है। और परचेज़ बराबर 70,000 में 2,000 रुपये जोड़ने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 72,000। आप सोल्व करके इसे देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वैल्यू आपकी दी हुई है, परचेज़ अमाउंट आपकी निकलेगी 72,000। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।